हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और एनबीएस केवीएस एग्ज़ाम होने वाले हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ग्रेड सेकेंड, उसके अंदर जो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, एनबीएस केवीएस में तो ऑल सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है वो हमारे पास आता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस आता है एचपीएससी में भी, और उसमें बीएससी का पार्ट भी है, लेकिन एनबीएस केवीएस में ओनली सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है सिलेबस में रहता है। और जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट है, इसमें भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पार्ट होता है, लेकिन मोस्टली पार्ट जो है जो पहले पैटर्न था कि 55 क्वेश्चन रहेंगे, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है इस बार 55 ही आए। ठीक है, तो हम लोग जो सिलेबस है सभी के लिए सेम सिलेबस है, चाहे आप किसी का भी सिलेबस निकाल के देख सकते हैं, एनबीएस, केवीएस, एचपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या आरपीएससी ग्रेड सेकंड फर्स्ट, उसमें जो अपनी यूनिट फर्स्ट है वो ये है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको मैं साथ साथ जब मैं नोट करवाऊंगा यहाँ, तो साथ साथ थ्योरी भी बताऊंगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं नोट जो करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, आधारभूत व व्युत्पन्न इकाइयाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि जो इकाई का जो सिस्टम है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, विमीय सूत्र और डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, और एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट यानी कि मापन के अंदर क्या एक्यूरेसी है और एरर है, एरर मतलब मिस्टेक्स हैं, जो वो जो टॉपिक है वो इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये सारा सिलेबस जो है वो सभी पार्ट्स के अंदर रहेगा। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं इसी यूनिट फर्स्ट से शुरू करने वाले हैं, जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, और इसमें आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब जो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं कि ये जो यूनिट है इसको इजी मान के आराम से, हालांकि है भी इजी, लेकिन फिर भी इसमें इजी मानने की वजह से इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो, हालांकि इवन नेट का भी एग्जाम हो तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये पूरा सिलेबस, ठीक है, नीट और JEE वाले स्टूडेंट के लिए भी होगा, तो ये उनके लिए भी चलेगा। आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब SI यूनिट्स क्या होती हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। फिजिक्स क्या है? जितने भी नेचर के लॉ हैं, ठीक है, जो नेचुरल लॉ हैं, ठीक है, नेचर लॉ किसको बोलेंगे? जो हमें नेचर दे रही है। जैसे कि हमने हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, K(Q1 Q2) अपॉन में R², इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है क्या आपके पास? कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है? नहीं है। तो ये कैसा लॉ है? नेचर लॉ है। ठीक है, आपके पास आपने लिखा G(M1 M2) अपॉन में R², तो ये कैसा लॉ है? नेचुरल लॉ है। तो नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको जो स्टडी जो की जाती है, यानी नेचुरल लॉ, यानी जो नेचर में लॉज हैं, और जो नेचुरल फिनोमिना है, यानी जो घटनाएं, इस प्राकृतिक घटनाएं जो है, यानी जो प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, और जो साथ में उनके जो प्रकृति के नियम हैं, उनकी जो सारी स्टडी है वो क्या कहलाती है?
फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ laws of nature and natural phenomena। यानी फिजिक्स प्रकृति के नियम और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। प्रकृति के नियम और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिक्स यानी जो नेचर्स के लॉ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो पूरा नेचर है ये 4 फोर्स से बंधा हुआ है, यानी इसके अंदर 4 मेन फंडामेंटल फोर्स जो हैं वो मौजूद हैं नेचर के अंदर। ये फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं? ठीक है, आधारभूत बल क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, जो नेचर में पूरी नेचर को बांध रखा है जिसने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स, आधारभूत बल। ठीक है, हिंदी वाले साथ साथ नोट करते जाए। फंडामेंटल फोर्स और आधारभूत बल। नेचर के अंदर 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स मौजूद हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया इनके बारे में लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, फोर्स तो आप सब लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स अगर आप किसी बॉडी पे किया गया जो एफर्ट है और उस एफर्ट से बॉडी कोई डिस्प्लेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है उसको आप धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो? उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हो। उस एफर्ट से अगर वो बॉडी बड़ी हुई, जैसे कि ट्रक है, उसको आप डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट तो उस पर भी किया लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो आपके एफर्ट की वजह से बॉडी डिस्प्लेस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो आपने एफर्ट किया है दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये जो प्रयास है उसको बल बोलते हैं। अब नेचर में जिन बलों ने इस नेचर को बांध रखा है, यानी जो मेन फंडामेंटल फोर्स हैं इस नेचर के, वो कौन कौन से हैं? हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, और नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल। अब ये कुछ क्या है इनका? कई बार क्या हो सकता है, इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ठीक है, हमें 2 बॉडीज दे देंगे, उनमें पूछेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंपैरिजन बताओ, इनमें से मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है या कितने मान में ये मौजूद है। तो आप लोगों को ये थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगता है? 2 मैसिव बॉडी के अंदर, यानी कि 2 द्रव्यमान सहित वाले, यानी जिनके पास द्रव्यमान होता है। और आपको पता है नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता जिसका मास ही ना हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये फोर्स नेचर में हर बॉडी के ऊपर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, यानी कि इस प्रकृति के अंदर जो सबसे कमजोर बल बोलेंगे, इसको मैं समझाऊंगा अभी ये कमजोर क्यों है। जो प्रकृति का सबसे कमजोर बल है वो इस ग्रेविटेशन, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स सभी बॉडी पे लग रहा है ना, चाहे कोई भी मैसिव बॉडीज है और बिना मास वाली बॉडी हो नहीं सकती। इसका मतलब सभी बॉडीज के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये इट एक्ट बिटवीन, हालांकि इसको आगे हम लोग कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं, एक्ट बिटवीन मैसिव बॉडी,
द्रव्यमान सहित वस्तुओं में कार्यरत है। ठीक है, द्रव्यमान सहित वस्तुओं में कार्यरत होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहले इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थोड़ी सी और स्टडी में आपको बता दूं, अगर किसी दो बॉडी में फोर्स लग रहा है तो फोर्स के लिए जरूरी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड है, उसको आपने एक रस्सी से एक दूसरे को पकड़ रखा है। अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मतलब वो रस्सी मेरी तरफ खींच के आएगी। जब भी हम लोग किसी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है तो किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज होता है। मतलब अगर दो बॉडीज के बीच में बल लग रहा है, इसका मीनिंग ये होगा कि उनके बीच में किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में भी किसी चीज का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो होता है ग्रेविटॉन। आप जब हायर लेवल स्टडी में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेविटॉन होता है वो क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पिन जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ये इट इज एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो एक्सचेंज पार्टिकल है, जो जिस चीज का एक्सचेंज हो रहा है वो है ग्रेविटॉन। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनको एक साथ पढ़ते हैं। पहले मैंने इनको ऊपर क्यों लिखा वो भी बताऊंगा। मैं इसके ऊपर बात करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास कैसे होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलम फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारे पास, ये किसके बीच में लगता है? एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इसका भी एक्सचेंज पार्टिकल होना चाहिए। तो इसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? फोटोन होता है। ठीक है, जिसका स्पिन कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियर मतलब नाभिक के अंदर वाले फोर्स हैं। यानी ये जो फोर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये जो फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियोनोस के बीच में लगते हैं। यानी जो न्यूक्लियन, हिंदी में भी इसको न्यूक्लियन ही बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इनका कैसे पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन में ये फोर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए था। हमें कैसे पता लगा कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है? हमें ये समझ में आया, अगर बॉडी में सिर्फ मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर बॉडी पे चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल भी लगेगा, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगेगा। अगर वो चार्ज के साथ साथ न्यूक्लियस में भी मौजूद है तो उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, बट साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी लगने लग जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो किसके बीच में लगेगा? न्यूक्लियॉन्स, एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? जेड बोसॉन। और इसका जो ये भी किस में एक्ट होता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होता है। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं? ग्लूऑन्स। तो ये थोड़े से बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको फर्क समझाता हूं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है आपको समझना हो तो देखो कैसे। अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि हमारे पास एक कोम्ब है यानी कि कंघा है, उस कंघे को अपने हेयर में अगर आप इसको रब करोगे, रगड़ोगे और उसके बाद इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपका कागज का टुकड़ा अर्थ सरफेस पे रखा है यानी कि अर्थ के ऊपर रखा है और आपने कोम्ब को रगड़ा और उस कागज के टुकड़े के पास लेके गए, तो होगा क्या कि ये कागज के टुकड़े जो हैं वो इसके साथ में अट्रैक्ट होने लग गए। ठीक है, अब देखो
ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसको अर्थ खींच रही है ना, तो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है दैट इज मतलब जो अर्थ फोर्स लगाती है वो तो होता है ग्रेविटी, और जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है वो ग्रेविटेशनल है। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मान लीजिए हमारे पास क्या थी, हैवी बॉडी, ये लो बॉडी, तो हम ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मतलब वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, यानी जो अर्थ लगाती है वो भी, तो उसका नाम ग्रेविटी होगा लेकिन वो फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उसको गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं। तो अगर आप कोम को इसके पास लेके जाओगे तो कागज ऊपर की ओर उठेंगे, यानी उस कोम के साथ अट्रैक्ट होंगे, हालांकि अर्थ उसको नीचे खींच रही थी, क्योंकि अर्थ कैसी बॉडी है, हैवी बॉडी है, और मतलब भारी मास है। अगर भारी मास है तो अगर कोई दूसरा मास और दूसरे मास को खींच रहा है तो उसके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर वो फोर्स अर्थ के कारण लग रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, या ग्रेविटी, और दो सिंपल मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको ये समझाया कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगने के बावजूद भी ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा मजबूत हो गया नीचे वाले के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स में कौन ज्यादा मजबूत है, यानी इनके कंपैरिजन में। देखो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, E, पॉजिटिव चार्ज, कितना 1.6 10⁻⁻19। अगर फिजिक्स में आपने यूनिट नहीं बोली तो सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज सिर्फ कूलम के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो कि सीजीएस यूनिट है, दिस इज एमकेएस यूनिट, है ना। तो अभी इसके ऊपर बात करेंगे एमकेएस सीजीएस यूनिट क्या होती हैं। तो ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस की रेंज में क्या होगा, और प्रोटॉन भी तो मौजूद है, ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, किस फोर्स के हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हिसाब से। प्रोटॉन के पास मास भी है, कितना है 1.67 10⁻⁻27 kg, मास वेरी स्मॉल। अगर मास स्मॉल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से ही वीक होता है, अगर मास और छोटे हो गए तो फोर्स और कम हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा लेकिन वेरी स्मॉल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से मजबूत होता है तो वो इसको रिपेल कर पाएगा। अगर ये प्रोटॉन रिपेल होंगे तो न्यूक्लियस तो कभी बनना ही नहीं चाहिए, यानी ये फट जाना चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर प्रोटॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी कि आकर्षी बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षी भी हो सकता है। आकर्षी कब होगा, जब दोनों, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा चार्ज, और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। हैवी बॉडी लोअर मास वाली बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, समझ रहे हो मेरी बात। लोअर वाली हैवी को भी खींचती है, बट खींच कौन पाएगी, रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, हैवी बॉडी से लो बॉडी से हैवी बॉडी की तरफ। समझ आ रही है मेरी बात। तो देखो, यानी इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, इट इज वेरी वीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, लगेगा। रिपल्सन फोर्स होगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बट न्यूक्लियस फिर भी एग्जिस्ट करता है। इसको सबसे पहले किसने बताया, युकावा ने बताया कि न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहां पर ये ग्लूओन्स और जेड बोसोन इसमें आते हैं, इसमें पायोन्स आएंगे, इसको पाई पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, पायोन्स। तो ये युकावा ने बताया कि इसमें कोई और फोर्स भी मौजूद है जो इस प्रोटॉन को भी बांध के रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बांध के रखता है, और न्यूट्रॉन को भी बांध के रखता है। यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कोई मजबूत फोर्स मौजूद है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। नहीं तो ये न्यूक्लियस फट जाना चाहिए था। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसमें जो युकावा ने बताया कि प्रोटॉन में भी फोर्स लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन में भी फोर्स लगता है। यानी ये फोर्स डिपेंड नहीं करता है कि उस पार्टिकल का चार्ज कौन सा है, सिर्फ ये डिपेंड करता है क्या वो न्यूक्लियस रेंज में है क्या,
क्या वो न्यूक्लियर रेंज में है तब तो ये फोर्स लगेगा। अगर रेंज बड़ा हो, यानी एक प्रोटॉन यहाँ हो, एक प्रोटॉन यहाँ हो, तब कौन इफेक्टिव हो जाएगा, इसके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर ये डिस्टेंस, न्यूक्लियस का साइज कितना, 10⁻⁻15 मीटर, अगर ये साइज इतना है तब ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा। और इसका ये मैंने बोला जब कोई फोर्स होता है तो एक्सचेंज पार्टिकल भी होता है, तो इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या होता है, पायोन्स होते हैं। तो युकावा ने बताया इनके बीच में किसका एक्सचेंज होता है, पायोन्स पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, ग्रेविटेशन से वीक फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक होते हैं, इसलिए इनका नाम भी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये एक्चुअल में आपको आगे समझ में आएगा। जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखना, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने इसलिए इसको ऊपर लिखा था क्योंकि ये इससे वीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, आधारभूत बल 4 प्रकार के, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ये मैसिव बॉडी में लगते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, और ये एक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन, इसका ग्लूऑन्स, इसका पायोन्स, इसका ग्रेविटॉन। इनकी स्पिन भी मैंने आपको बता दी। अब इसका एक टेबुलर जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे, यानी एक टेबल बना के इसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि हमें कौन सा फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कहाँ कहाँ लगते हैं ये फोर्स। देखिएगा, देखो हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फंडामेंटल फोर्स, यानी जो नेचर में फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स यानी कि आधारभूत बल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैंने यहां पे वर्ड लिखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को इसके कंपैरिजन में, यानी इनका ये इसके कंपैरिजन में कितना है, तो उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ वो लिख रहे हैं, उसकी मजबूती लिख रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में ये कितना है, इसके कंपैरिजन में ये कितना है, इसके कंपैरिजन में ये कितना है, ऐसे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग यहां लिखेंगे। नेक्स्ट आती है रेंज, मतलब प्रास, इसकी रेंज कहां तक है, कहां तक ये फोर्स लगते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग पार्टिकल ऑन विच फोर्स एक्ट, यानी कौन से पार्टिकल पे ये फोर्स लगता है, पार्टिकल ऑन विच फोर्स एक्ट, यानी कौन से पार्टिकल पे ये फोर्स लगता है। पहला फोर्स कौन सा अपना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, किस किस के बीच में लगता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव का मतलब रिलेट करना है, तो आप सबसे इसको 1 ले लो। अब अगर इसको 1 लेते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो हो सकता है ये कितना भी हो, अगर ये 1 लेते हो तो उसके हिसाब से हमारा दूसरा फोर्स कितना बनना चाहिए, है ना, उससे कितना गुना ज़्यादा है वहाँ वो ये पता लग जाएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है रेशियो ले रहे हैं उनका। जैसे कि आपने ये लिखा ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नीचे लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इनका जो रेशियो होगा वो ये हमें बता देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। तो ये जो एक्चुअल में ये इनका रेशियो लिख रहे हैं हम लोग, अगर इसका 1 लिखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये कितना आएगा वो पता लग जाएगा हमें यहाँ। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब देखो, अब ये इनफाइनाइट का मतलब समझ लेना, अगर हमारे पास मास बिल्कुल छोटे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, अब मैं थोड़े बड़े मास कर देता हूं, उनका डिस्टेंस भी उतना ही लेता हूं, r है, तो इसका इनफाइनाइट जल्दी आ जाएगा।
फर्क समझ में आया क्या? क्योंकि ये पहले से बहुत वीक मास है तो इनमें फोर्स जो लगेगा वो बहुत ही स्मॉल लगेगा। तो इसका जो इन्फानाइट होगा, यानी अगर आप इसको दूर लेके जाने की कोशिश करोगे तो क्योंकि फोर्स जो होता है वो कैसे होता है, Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना आर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ये फोर्स जीरो की तरफ जाएगा। अगर ये फोर्स इन्फानाइट, आर इन्फानाइट लेके जाने का मतलब, ये इन्फानाइट का मतलब ये नहीं है जहां तक ये फोर्स खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मास बहुत छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो थोड़ी सी दूरी पे जाते ही ये फोर्स खत्म होना शुरू हो जाएगा एक्चुअल में, तो उसका इन्फानाइट वहीं आ जाएगा। ऐसे ही ये मास थोड़े से बड़े हैं तो इसका इन्फानाइट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यानी इन्फानाइट किस पे डिपेंड करेगा कि इन मासेस, ये मासेस कितने स्ट्रॉन्ग है। समझ गए मेरी बात? तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, इन्फानाइट। मतलब इन्फानाइट वो 50 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है। अब इन्फानाइट का मतलब ये मत समझना कि अगर ये हमारा राजस्थान है तो राजस्थान से लेकर कनाडा तक ये फोर्स लगता रहेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो भी डिस्टेंस इन्फानाइट है। आप स्टूडेंट जो है वो इसको ये समझते हो कि ये फोर्स वहां तक भी लगता रहेगा। ध्यान रखना, इसका इन्फानाइट कहाँ होगा, वो इसके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये किस पे एक्टिव होगा, एक्ट होगा मैसिव पार्टिकल पे, द्रव्यमान सहित वस्तुओं पे। दूसरा जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब इसको 1 लिखा है तो ये वाला जो है, अब ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में बता रहा हूं, ये वाला फोर्स इससे 10⁻25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में। इसकी रेंज न्यूक्लियर रेंज, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिस्टेंस तक ही लगता है ये। और ये कितनी होती है, 10⁻15 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर। और ये किन के बीच में लगेगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, या आप इसको बोल दो एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल आप आगे क्वार्क्स के बारे में पढ़ोगे कि जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं ना, वो भी एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में, एलिमेंट्री का मतलब जो सूक्ष्म कण है, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन को तो न्यूक्लियॉन ही लिखते हैं, ये सूक्ष्म कणों के बीच में और नाभिकीय प्रास तक ये लगता है फोर्स, इसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो आता है वो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इसका कंपैरिजन पूछूं तो ये 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, 10⁻36। और ये कहां तक, इसकी रेंज भी इन्फानाइट तक होती है। और इसका भी इन्फानाइट कैसे होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि ये फोर्स भी कैसे होता है, K(Q1 Q2) अपॉन में आर स्क्वायर। तो इन्फानाइट किस पे डिपेंड करेगा, इन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा चार्ज है। तो ये किस पे लगेगा, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा, यानी कि आवेशित कणों के बीच में। चार्ज पार्टिकल का मतलब है आवेशित कणों में दूरी अनंत, और ये 10⁻36 और ये विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अगर मैं फोर्थ बात करूं, फोर्थ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, जो प्रबल नाभिकीय बल है ये 10⁻38, ये किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में। और इसकी रेंज कितनी, न्यूक्लियर रेंज, यानी कि नाभिकीय प्रास, और ये कितनी 10⁻⁻15। और ये किसके बीच में लगेगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या समझाया है, एक तो फिजिक्स क्या होती है, जितने भी नेचर लॉ हैं उनको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। जो नेचर में घटनाएं हो रही हैं उनको स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स में जो 4 फोर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स पूरे नेचर को बांध रखा है, ये हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
इनका कंपैरिजन आपको समझाया, अगर इसको 1 मानो तो इसके कंपैरिजन में ये इतने गुना ज़्यादा है। और इसकी रेंज इन्फानाइट है, ये मैसिव पार्टिकल के बीच में लगता है, ये नाभिकीय परास में लगता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। इनका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको समझाई हैं और साथ में नोट भी करवा दिया। एक और स्टूडेंट, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं कि हमें नोट्स भी मिले तो ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो YouTube चैनल है हमारा कैरियर वाला, ये हमारा YouTube चैनल है। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 9649077559, आप इस पर कांटेक्ट करके नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा YouTube चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आपको लगातार इसकी वीडियोज़ है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।